इसके बाद क्रमशः 7 7 दिन तक 7 प्रकार की कुवृष्टि होती है। उस समय गंभीर गर्जना से सहित कैसी कैसी वर्षा होती है? ओला गिरते हैं, थार जल गिरता है, विष गिरता है, धूम धुआं होता है, धूली धूल गिरती है, वज्र और एवं जलती हुई अग्नि की ज्वालाएं 7 7 दिन तक बरसती हैं। अर्थात कुल 49 दिन तक कुवृष्टि होती है। अब क्या हुआ? जो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में मनुष्य गए थे, या गंगा सिंधु की वेदिकाओं के नीचे जो मनुष्य गए थे, वो तो सुरक्षित हैं। लेकिन बाकी के मनुष्यों का क्या हुआ? तो कह रहे हैं शेष रहे मनुष्य उन वर्षाओं से नष्ट हो जाते हैं। विष एवं अग्नि की वर्षा से जली हुई पृथ्वी 1 योजन तक चूर्ण हो जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम चित्रा पृथ्वी पर निवास करते हैं, और चित्रा पृथ्वी स्फटिक मणि के समान साफ और निर्मल है। ठीक है, स्फटिक मणि के समान बिल्कुल निर्मल है चित्रा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर 1 योजन मोटी परत लगी हुई है। अब 1 योजन कितना होता है ये बताएंगी हमको प्रियंका भाभी। बताओ अरु की मम्मी, 1 योजन कितना होता है? 10,000 फीट गहरा गड्ढा। आप तो किलोमीटर बताओ। अ, इतना ही किलोमीटर। इतना तो नहीं है। अच्छा, आपके गांव से साहेड़ कितना है बताओ। 3 4। तो ये पास में ही है। बताओ टीना भाभी। भैया 14 हाथ ऊंचा। वेरी गुड। एक ज्ञान निकल के कहाँ से आ रहा है? 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? भैया तुक्का है तो। अच्छा, तुक्का वो था। भैया बोलते ना 14 राजू तंगना हाथ। वो 3 लोग का है। पुष्पा आंटी बताओ, 1 योजन कितने किलोमीटर का होता है? 12 किलोमीटर देंगे। बिल्कुल सही। 12 किलोमीटर। सही है क्या? बिल्कुल सही है। हाँ 12 किलोमीटर का होता है 1 योजन। हाँ। देख लो, 12 वर्षीय की पाठ्यक्रम की परीक्षा की डेट आ गई और आप 10,000 फीट और 12,000 फीट पे ही अटके हुए हो। कैसे एग्जाम होगा फिर आप लोगों का? चलो, तो 49 दिन तक कुवृष्टियां हुई। अब जो मनुष्य तो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में चले गए थे, या और जो बचे थे वो गंगा सिंधु की वेदिकाओं में चले गए, बाकी का क्या हुआ? शेष बचे हुए मनुष्य उन वर्षाओं से आते हैं। विष एवं अग्नि की वर्षा से जली हुई पृथ्वी 1 योजन तक मोटाई में चूर्ण हो जाती है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर का यह अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है। श्वेता भाभी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कैसे हुआ अवसर्पणी काल? जो कल्प काल है टोटल 20 कोड़ा कोड़ी का होता है। तो अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का और उत्सर्पणी भी 10 कोड़ा कोड़ी का। तो 10 कोड़ा कोड़ी कैसे बने? पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी, चौथा काल 42 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी, छठा काल 21,000 वर्ष और पांचवा काल 21,000 वर्ष और छठा काल भी 21,000 वर्ष बिल्कुल सही है। करके 10 कोड़ा कोड़ी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद में अब ये तो हो गई कुवृष्टियां, और एक काल समाप्त हो गया, एक चैप्टर खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है उत्सर्पणी काल का। अब उत्सर्पणी काल प्रारंभ हुआ है तो सुवृष्टि होगी, क्योंकि मनुष्य तो बचे ही नहीं है। अब बिना मनुष्य के सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा?
सृष्टि कैसे चलेगी। तो जैसे ही अवसर्पणी काल समाप्त हुआ उसके बाद में उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। तो उत्सर्पणी काल के प्रारंभ से क्या होता है, सुवृष्टि प्रारंभ होने से नया युग प्रारंभ हो जाता है। और उत्सर्पणी के प्रथम काल में मेघों के द्वारा जल, दूध, घी, अमृत, रस आदि की वर्षा 7-7 दिन तक होती है। यह भी 49 दिन तक होती है। कुवृष्टि अवसर्पणी काल को समाप्त करने के लिए और सुवृष्टियां उत्सर्पणी काल को प्रारंभ करने के लिए होती हैं। ठीक है। इसके बाद इस वर्षा से पृथ्वी स्निग्धता, धान्य मतलब अनाज और औषधियों को धारण कर लेती है। बेल, लता, गुल्म और वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होते हैं। शीतल गंध को ग्रहण कर वे मनुष्य और त्रियंच उन गुफाओं से बाहर आ जाते हैं कि अब कोई डर नहीं है। जैसे बच्चे शैतानी करके आते हो घर के कोनों में, पता नहीं कहाँ छिप जाते, और जब पेरेंट्स बोलते हैं अब डांटनी पड़ेगी बेटा बाहर आ जाओ, तो वो ऐसे निकलते जैसे ब्रह्मा जी का अवतार हो रहा हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुवृष्टियां थी उन कुवृष्टियों के समाप्त होने के बाद सुवृष्टियां प्रारंभ होती हैं। और जब दूध, दही, घी आदि की वर्षा होती है तो उस वर्षा के होने के कारण से उनकी सुगंध को ग्रहण करके जो गुफाओं के अंदर छुप गए थे वो छिपे हुए त्रियंच और मनुष्य बाहर आ जाते हैं। उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित मतलब भूखे होकर, भूखे थे, अब इतने दिन से वो अंदर थे, कितने दिन गुफाओं में रहे, 49 दिन कुवृष्टियों में, 49 दिन तक सुवृष्टियों में, मतलब 98 डेज तक वो उन गुफाओं के अंदर रहे। त्रियंचो मनुष्य तो भूख तो लगेगी ही लगेगी। अपन को एक टाइम नहीं मिले तो दूसरे टाइम क्या हालत होती है वो हम सबको पता है। त्याग भैया कर दें जी वो इतने बात दिन एक तक अलग है। जिंदा रहेंगे। भैया जी इतने दिन तक जिंदा रहेंगे जी। हाँ रहेंगे। वहां देवताओं ने आइसक्रीम कैसे? वगैरह खिला दी होगी उनको, इसलिए वो एक व्यवस्था होती है उनकी, तो उस व्यवस्था के कारण से वो लोग वहां पर रहे। तो क्या हुआ, उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हैं और भूखे होकर के वृक्षों के फल, मूल और पत्ते आदि को खाते हैं। इस काल में आयु, ऊंचाई, बुद्धि, बल आदि क्रमशः बढ़ने लगते हैं और इसका नाम भी दुस्मा दुस्मा काल है ना। दुस्मा दुस्मा काल इस काल का नाम है। लिसी भाभी, इस काल में मनुष्यों की ऊंचाई कितनी होगी और आयु कितनी होगी? कोई नहीं बताएगा, लिसी भाभी बताएंगी। भैया जी बहुत यही इजी छठे काल क्वेश्चन है। में ना। नहीं, उत्सर्पणी काल के छठवें काल में, क्योंकि अवसर्पणी तो समाप्त हो गया। हम्म। ये लॉजिकल क्वेश्चन हाँ। है। भैया जैसे छठे काल में रहती है वैसे ही इस काल में भी रहेगी, क्योंकि ये भी दुश्मना दुश्मना काल है और ये भी उत्सर्पणी का दुश्मना दुश्मना काल है, तो सेम ही रहेगी। और दूसरा कोई रीजन? नहीं अभी तो यही आ रहा है। आंसर आपका सही है। हम्म। अनीता आंटी बताओ दूसरा कोई रीजन जिसके कारण से इनकी आयु एज उतनी बराबर है। अनीता आंटी का माइक बंद है अभी। जैसे कि लास्ट छठे काल की जघन आयु थी ना, तो इसकी प्रथम आयु ऐसी ही रहेगी, आई थिंक सो। ओके, स्वप्निल भैया। भैया वो 72 जोड़े रहते हैं वो,
वो बस मैं मतलब यही जब सुनना, समाप्त हो जाते। बिल्कुल। हाँ, तो गुफा में से आकर वही आएंगे ना, तो उतनी आयु रहेगी, बिल्कुल वो सही, आयु बढ़ेगी नहीं। मैं यही तो सुनना चाह रहा था। आयु का प्रारंभ और ऊंचाई तो उनकी उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि वो तो गुफाओं से बाहर निकले हैं, वो गुफाओं के अंदर थे, तो वही उनकी आयु और वही उनकी अ, ऊंचाई रहेगी, क्योंकि निकले तो वहीं से हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्रम बढ़ेगा। अभी क्रम घट रहा था अवसर्पणी में, अब बढ़ेगा। तो भैया जी, इसमें नए मनुष्य तिर्यंचों का जन्म नहीं होता है? नहीं, अब होगा ना, अब वहां से निकल करके बाहर आए हैं। अब सृष्टि का हाँ, उसके परिवर्तन, बाद सृष्टि का परावर्तन प्रारंभ होगा। ठीक। इसके बाद आता है दुस्मा दुस्मा काल। दुस्मा दुस्मा काल जो उत्सर्पणी काल का पहला काल है, अपना छठवा था, उनका पहला है। उनका छठवा काल था अवसर्पणी का, और अपना पहला काल है, सॉरी, अपना छठवा काल है। जो अपने छठवीं काल की विशेषताएं थी, वो इनके पहले काल की विशेषताएं होंगी। तो इनका पहला काल क्या है? दुस्मा काल, सॉरी, दुखमा दुखमा काल। इसके बाद आता है इनका दूसरा काल, जिसे हम पंचम काल कहते हैं, वो उनका दूसरा काल रहेगा। उसमें क्या होगा? इस काल में भी क्रमशः आयु, ऊंचाई, बुद्धि आदि बढ़ते रहते हैं। और इस काल में 11,000 वर्ष, 1,000 वर्ष शेष रहने पर क्रमशः 14 कुलकर होते हैं, जो कुलानुरूप आचरण और अग्नि आदि से भोजन पकाना आदि हमको सिखाते हैं। अच्छा, उनका पहला काल कितने हजार वर्ष का होगा? इक्कीस हजार वर्ष का भैया जी। बिल्कुल सही बताया, 21,000 वर्ष का होगा। और दूसरा काल कितने हजार वर्ष का होगा, कनिका भाभी? भैया जी 21,000 वर्ष का ही। दूसरा काल भी 21,000 वर्ष का। तीसरा काल कितने हजार वर्ष का होगा, रेखा आंटी? 42,000 का, एक कोड़ा। मैं बताऊं भैया जी? भैया जी हाँ एक बताओ। कोड़ा कोड़ी 42,000 का। 42,000 वर्ष का में एक कोड़ा कोड़ी सागर, सरिता आंटी ने सही बताया था। थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे हम बोलते हैं ना कि काम करना है। भैया जी मैं अमृत तीर्थ में ही रहती हूँ। अच्छा, यहीं रहते हो पड़ोस में? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके बाद जो जो इनका तीसरा काल रहेगा, इस काल में आयु, ऊंचाई, बल आदि में क्रमशः वृद्धि होती हुई अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर महापद्म राजा श्रेणिक का जीव होंगे। और बाद में 23 तीर्थंकर और होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि राजा श्रेणिक आगे चल करके तीर्थंकर बनेंगे। तो वो पहले ही तीर्थंकर बनेंगे, अब जो उत्सर्पणी काल आएगा। और इसके बाद में 23 और तीर्थंकर होंगे। अंतिम तीर्थंकर अनंत वीर होंगे, जिनकी आयु एक पूर्व कोटि और ऊंचाई 500 धनुष की होगी। कौन से काल में हो रहे हैं ये तीर्थंकर? चौथे काल में, दूसरे काल में, आ? दूसरे काल में हो रहे हैं ना भैया जी उत्सर्पणी। तीसरे काल में भैया जी। तीसरे काल में हो रहे हैं। क्यों भैया जी इसमें दुस्मा सुस्मा काल लिखा है ना? क्या? पहला तो दुस्मा काल हुआ ना इसका, उत्सर्पणी का। हाँ, और अरे दूसरा तो क्या दुस्मा। देखो, वो उनका कहा जाएगा तीसरा, लेकिन व्यवस्था उनकी अपने चौथे जैसी रहेगी। अच्छा, चौथा ही मतलब वही होगा, तीसरा चौथा काल होगा। क्योंकि
उल्टा हो गया ना, आपको नहीं समझ में आया। जैसे अभी देखो, अभी पंचम काल चल रहा है, इसके बाद में छठवां काल आएगा। कनिका भाभी हमारी सुन लो पहले, है ना, क्योंकि फिर मेरी क्लास खत्म होगी, मुझे मंदिर जाना है। तो छठवां काल है, इसके बाद में, इसके पहले पांचवा काल और इसके पहले चौथा काल। तो तीसरे नंबर पे ही तो चौथा काल है अभी अवसर्पणी में भी, पीछे से। चलो इसके बारे में मैं कल आप लोगों को और डिटेल से समझाऊंगा, आप लोग अभी कंफ्यूज हो, ठीक है। और मेरा अभी टाइम हो रहा है, नहीं तो मैं और इसको एक्सप्लेन करता आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल समझते हैं, तो ठीक है। अच्छे से समझाना भैया जी, बहुत कंफ्यूज हो रहा है। हाँ नहीं, हम बहुत अच्छे आज से का समझाएंगे। त्याग भैया जी, आज का त्याग हाँ कल भी नहीं बताया आपने। अच्छा, कल मैं भूल गया था, आज एप्पल खाने का त्याग। अच्छा, इस क्लास में पुणे से कितने लोग हैं? भैया प्रियंका आज का भाभी। त्याग मतलब आज तो पूरा दिन निकल ही गया। मैं भी हाँ तो पुणे से। अब रात में थोड़ी खाना है। अरे आज से लेकर के कल जब तक क्लास ना लगे तब तक के लिए नियम है। आप लोग भी ना, श्वेता भाभी हैं, कनिका भाभी हैं, प्रिय, हाँ लिसी भाभी, स्वाति भाभी। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। हाँ मैं भी हूँ। कौन? अच्छा नियति, नेहा। नियति भाभी, हाँ नियति हाँ। मेरी बेटी का नाम है एक्चुअली भैया, नेहा है मेरा नाम। तो आप अपना नाम डालो ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है भैया जी, करती हूँ। है ना। चलिए, अंशिका भाभी आप कहाँ से हो? भैया मैं जबलपुर शिवनगर में ही से हूँ। वो गॉड, आज तक नहीं देखा मैंने, और मैं डेली जाता हूँ। नहीं चलो देखा कोई होगा, बात 10-12 साल हो गए। क्या? 10-12 साल हो गए भैया यहाँ आए हुए, मतलब अब कमाना जाना होता है वहाँ। मतलब घर जाती हूँ पर इतना नहीं हो पाता है। मम्मी तो और अभी पापा कहाँ जी तो रहते हो आप? आपको जानते हैं। पुणे में ही हूँ भैया, सुसगांव में ही। अच्छा, पार्थ जैना, और मेरी डेली जहाँ वहीं टीना क्लास भाभी लगती है लोग अभी। रहती हैं। अच्छा, मेरी डेली क्लास शिवनगर में लगती है, अभी वहीं तो जाता हूँ मैं 8:30 बजे से। हाँ मम्मी बता रही थी मुझे भैया। हम्म, हाँ, चलिए, इस बार मिलते हैं भैया जी, आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय सभी चिरंद को भैया। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जय भैया जी। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र भैया जिनेंद्र। जी। जय जिनेंद्र जय भैया जी। जिनेंद्र।